We welcome you to Taj Land's End for an immersive literary rendezvous. May I now invite I'm waiting for them. May I? Thank you. May I now invite Ms. Atika Farooq, a poet and a TV celebrity, to come over and take the evening ahead. Thank you. Here, he is not able to make it. I'm like family, and they are like my family, Javed Sahab and Shabana ji. So I have come in the last moment. I hope I don't make any mistakes, क्योंकि बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है बाद में. Thank you all for this beautiful evening. Thank you for making time. It's a weekday, and you all have made time at the prime time of the traffic, and you've come from far off places. It's all because of you that literature exists. It's all because of you that evenings like these exist, because if you don't have patrons of literature, literature won't be there. And in Mumbai, if we have such lovely gatherings of so many people, it says a lot about adab, tehzeeb, culture, literature, the spoken word, the printed word, the book. And जो आज हम किताब जिसकी बात करेंगे, उस किताब के बारे में क्या तारीफ करें. In fact, I read the whole book last evening, and I must tell you that it is one of the finest books I laid my hands on in the last few years. It is so pictorial, it is so laden with facts and information and lovely perspectives on life. तो जिनके ऊपर ये बात हो रही है, जिनके ऊपर ये किताब है, उनकी क्या तारीफ करें. साहिल लुधियानवी साहब ने कहा था कि आपको वो शेर याद है कि दुनिया ने तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूँ मैं. तो इनकी किताब नहीं है, इनके ऊपर ये किताब लिखी गई है, लेकिन इस किताब की तारीफ़ ये है कि जो बातें इसमें लिखी गई हैं वो बातें बड़ी कमाल की हैं. सबसे पहले तो जावेद साहब की ही तारीफ़ है कि उनके 3-4 जुमले इतने अच्छे लगते हैं मुझे. उन्होंने बहुत फेमसली ये कहा है कि जिस समाज में माँ पूजी जाएगी वहाँ तो औरत का बुरा हाल होना ही है. दूसरी बात उन्होंने बड़ी अच्छी ये लिखी कि इसी बुक में मैंने देखा पढ़ा कि सोसाइटी इज़ अ वेरी बैड इन्फ्लुएंस ऑन फिल्म्स. हम इस पे तबसरा चाहेंगे कैसे. और तीसरी बात बहुत अच्छी जो उन्होंने बहुत सालों से पहले ही कही थी कि ज़िंदगी क्या है, कुछ ना हुआ क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा. ज़िंदगी से क्यों डरें, क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा. तो ये तो हुई जावेद साहब की बात. और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, गुलजार साहब हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और फरिश्ता सिफत चेहरा है इनका. जब ये कलम पन्ने पे लिख देते हैं तो जादू होता है. अच्छा अभी सब पता चल जाएगा. तो हमारे साथ बैठेंगे. और हाल ही में उनकी फिल्म देखी होगी आपने, डार्लिंग्स में गुलजार साहब ने अब्यूज़ के बारे में बात की. सोचिए, जिसने ये कहा था कि आंखें चाय की प्याली से उठें तो सीधा दिल में उतरें, और जिसने ये कहा था कि न जाने कितनी फिल्मों में उन्होंने खूबसूरत बातें ऐसी की हैं जो आपको इश्क करने पर मजबूर कर देती हैं. अगर आप रूमानी मिजाज के नहीं भी हैं तो भी अगर आप गुलजार साहब की किताबें पढ़ें, उनके गीत सुने तो मज़ा आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है. एनीवे, लेकिन हम उस पर आएंगे. सबसे पहले उनका शुक्रिया जिन्होंने एक ये बहुत खूबसूरत सा वेन्यू हमें दिया है. मिस्टर पुनीत चटवाल, ही इज़ द CEO ऑफ इंडियन होटल्स. कैन यू प्लीज़ काइंडली कम ऑन स्टेज एंड ग्रेस अस विद अ फ्यू वर्ड्स. कम. Good evening, everyone. Wishing you a very, very happy New Year. Thank you for coming. Normally they stop wishing New Year on the 7th, but since the theme is rendezvous in France, they do it till the 10th, and it also happens to be Farhan's birthday. We said we include that also, and also Farhan. Okay. आपको बोलना चाहिए था, मैं हूँ ना. So, I think it's a very nice moment, very proud moment. हमने तो कभी सोचा नहीं था कि हम जावेद साहब, गुलजार साहब ऐसे हस्तियों को लाइफ में होस्ट करने का मौका मिलेगा. तो it's a very, very nice opportunity for us. Also to showcase two things, two words from India which have traveled worldwide. One is Taj. That is Taj Mahal or the Taj Hotels, the strongest hotel brand for the last 2 years in the world. तो
ये तो कहना बार बार ज़रूरी है. द सेकेंड थिंग इज़ मुंबई और बॉम्बे. इसी तरह फ्रेंच के, मैं शबाना जी से कह रहा था, 2 वर्ड्स हैं जो सबको आते. एक है वूलेवू, वो पूरा गाना ही था वूलेवू avec moi, और दूसरा है रॉन्डेवू. तो रॉन्डेवू वॉज कॉइंड इन द 15th-16th सेंचुरी के आसपास, विच बेसिकली कम्स फ्रॉम द वर्ब रॉन्ड्र, विच मीन्स टू असेंबल. तो ये भी एक assembly of very iconic people sitting in this room. And Rendezvous at Taj is a series which is very exclusive to our private membership club called the Chambers, and we launched it some time ago, and the who's who have been a part of it, and very happy that this evening again, वो सब कुछ तो मैं नहीं कह पाऊँगा जो आपने बोला, तो टू who's who in that form will be a part of this evening. So we are very happy to have you here. I wish you all a wonderful evening, very nice conversations, and all I can say about Javed Saab is that it's even more apt and appropriate because we celebrated a special day also in this hotel a few years ago. That was at a different venue at the Vista. We are very honored to celebrate this special day again today. Hopefully another 8 days time you will come back to celebrate that day again. And I have not read the book. I just came back last night from Europe, so I have not read it. But I am sure the name would justify the magic that he creates in his conversations, the magic he creates in his writings, and the magic he has created throughout the university of life that he has gone through. Thank you everyone. Have a wonderful evening. ताज जो है वो मोहब्बत का मुजस्मा और उसका एग्जाम्पल है, और ये जो एक इवनिंग है हमारी, ये प्यार, खुलूस, इखलास और लिटरेचर का एक सिंबल है. और 17 जनवरी को जावेद साहब का भी बर्थडे आ रहा है. हैप्पी बर्थडे इन एडवांस सर. शाम को आगे बढ़ाते हैं, और ये जो खूबसूरत किताब है जिसको लॉन्च किया जाएगा थोड़ी देर में, उसके कुछ बहुत खूबसूरत से पन्ने हैं, और उन पन्नों पे दर्ज है जावेद साहब की ज़िंदगी को लेके तजुर्बात, पर्सपेक्टिव्स, ओपिनियंस, और कुछ बहुत खूबसूरत बातें जो वो कई बार कहते आए हैं. आपने ज़ाहिर है सुनी है, टीवी पे भी हर जगह बोलते हैं. बहुत कम गीतकार ऐसे होते हैं या आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे दोनों तरफ इक्वल पार्टिसिपेशन से में इंटरेस्ट रखते हैं. तो मैं गुजारिश करूँगी शबाना जी और फरहान से कि वो आएँ और उसके कुछ पन्ने और उनके कुछ पर्सपेक्टिव्स यहाँ रखें. यस. आदाब. कुछ हिस्से हम पढ़ रहे हैं. जावेद साहब ने अपने बारे में एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था उससे, और कुछ हिस्से हम लेंगे फिल्म किताब में जो अलग अलग मौजू पे काम हुआ है. जैसा कि ये बताया गया है कि ये एक कोलाज है, और इसमें जावेद साहब के एनेक्डोट्स, उनके कुछ इंटरव्यूज़, लोगों के इंटरव्यूज़ उनके बारे में, और उन्होंने जो स्पीचेस दिए हैं उनके भी कुछ हिस्से हैं. तो इजाज़त. शहर लखनऊ. किरदार मेरे नाना नानी, दूसरे घर वाले और मैं. मेरी उम्र 8 बरस है. बाप बम्बई में है, माँ कब्र में. दिन भर घर के आंगन में अपने छोटे भाई के साथ क्रिकेट खेलता हूँ. शाम को ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक डरावने से मास्टर साहब आते हैं. उन्हें 15 रुपये महीने दिया जाता है. ये बात बहुत अच्छी तरह याद है, इसलिए कि रोज़ बताई जाती है. सुबह खर्च करने के लिए एक अधन्ना और शाम को एक इकन्नी दी जाती है, इसलिए पैसे की कोई कमी नहीं है. सुबह रामजी लाल बनिए की दुकान से रंगीन गोलियां खरीदता हूँ, और शाम को सामने फुटपाथ पर खोमचा लगाने वाले भगवती की चाट पर इकन्नी लुटाता हूँ. ऐश ही ऐश है. स्कूल खुल गए हैं. मेरा दाखिला लखनऊ के मशहूर स्कूल कॉल्विन ताल्लुकेदार कॉलेज में 6ठी क्लास में करा दिया जाता है. पहले यहाँ सिर्फ ताल्लुकेदार के बेटे पढ़ सकते थे, अब मेरे जैसे कमज़ातों को भी दाखिला मिल जाता है. अभी बहुत महंगा स्कूल है. मेरी फ़ीस 17 रुपये महीने है. ये बात बहुत अच्छी तरह याद है, इसलिए कि रोज़ जाने दीजिए.
मेरी क्लास में कई बच्चे घड़ी बांधते हैं, वो सब बहुत अमीर घरों के हैं। उनके पास कितने अच्छे अच्छे स्वेटर हैं, एक के पास तो फाउंटेन पेन भी है। ये बच्चे इंटरवल में स्कूल की कैंटीन से 8 आने का चॉकलेट खरीदते हैं। अब भगवती की चाट अच्छी नहीं लगती। कल क्लास में राकेश कह रहा था उसके डैडी ने कहा है कि वो उसे पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजेंगे। कल मेरे नाना कह रहे थे, अरे कमबख्त, मैट्रिक पास कर ले तो किसी डाकखाने में मोहर लगाने की नौकरी तो मिल जाएगी। उस उम्र में जब बच्चे इंजन ड्राइवर बनने का ख्वाब देखते हैं, मैंने फैसला कर लिया है कि बड़ा होकर अमीर बनूंगा। Bombay Central, the city of Bombay. Characters, film industry, friends, foes, and I. I get off at Bombay Central Station on 4th October 1964. A verdict about my life is to be delivered in this courtroom. I have to leave my father's house 6 days after arriving in Bombay. I have 27 paise in my pocket. I am happy that if one day I were to have 28 paise in my pocket, I would be in profit, and the world in loss. It's been 2 years since I have been in Bombay, but I have no roof over my head and no assurance of food, although I have written the dialogues for a small film at a salary of ₹100 a month. Sometimes I get work as an assistant somewhere. I get some small odd job somewhere, sometimes not even that. I have come to a producer's office in Dadar to ask for the money that is owed to me. He had asked me to write some comedy scenes for his film. The scenes will go under the name of the famous writer who is writing the film. The office is closed. I have to go back to Bandra, which is quite far. I have just about enough money to either buy a bus ticket or eat something. But then I will have to go back on foot. I buy some chana and fill my pocket. Then I set off on my journey on foot. As I pass by the gate of Kohinoor Mills, I think, perhaps everything will change, but this gate will remain. One day, I shall go past this very gate in my car. I have found work writing the dialogues of a film. I write some scenes and go to the director's house. He is sitting and eating pineapple for breakfast. He takes the scenes from me and reads them. Then he throws all the papers in my face. He throws me out of the film and says I can never ever become a writer. As I walk in the blistering sunlight, I wipe a tear from the corner of my eye and tell myself that one day I will show this director that then I don't know why, but the thought enters my mind, does this director eat pineapple every day for breakfast? मैं अब साल भर से कमाल स्टूडियो में रहता हूँ। कंपाउंड में कहीं भी सो जाता हूँ, कभी किसी बरामदे में, कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी बेंच पर। आजकल एक कमरे में सोने का मौका मिल गया है। स्टूडियो के इस कमरे में चारों तरफ दीवारों से लगी बड़ी बड़ी अलमारियाँ हैं, जिनमें फिल्म पाकीज़ा के दर्जनों कॉस्ट्यूम्स रखे हैं। मीना कुमारी कमाल साहब से अलग हो गई हैं, इसलिए इन दिनों पाकीज़ा की शूटिंग बंद है। एक दिन मैं अलमारी का खाना खोलता हूँ, इसमें फिल्म में इस्तेमाल होने वाली पुरानी तरह की जूते, चप्पल और सैंडल भरे हैं, और उन्हीं में से मीना कुमारी के 3 फिल्मफेयर अवार्ड भी पड़े हैं। मैं उन्हें झाड़ पोंछ कर अलग रख देता हूँ। मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी फिल्म अवार्ड को छुआ है। रोज़ रात को कमरा अंदर से बंद करता और वो ट्रॉफी अपने हाथ में लेकर आईने के सामने खड़ा होता हूँ और सोचता हूँ कि जब ये ट्रॉफी मुझे मिलेगी तो तालियों से गूंजता हुआ ये हॉल में बैठे हुए लोग किस तरह मेरी तरफ देखकर कितना मुस्कुराएंगे और कैसे हाथ हिलाएंगे। इसके पहले कि इस बारे में कोई फैसला कर सकूं, स्टूडियो के बोर्ड पर नोटिस लगा है कि जो लोग स्टूडियो में काम नहीं करते वो कंपाउंड में भी रह नहीं सकते। Even in my college days in Bhopal, I had no particular place to live. My friend Mushtaq Singh asked me to come and share his room. The story goes like this. Mushtaq Singh has a job and he studies too. He is the head of the college Urdu Association. My Urdu is very good, but his is even better. I know countless sher by heart. He knows even more. I am away from my family. He has no family. See?
He is better than me at everything. For the past year, he has been bearing the burden of keeping our friendship fed and dressed. That is, he feeds me and also gets my clothes stitched. He is a devout Sikh, but it is his responsibility to buy cigarettes for me. Now I have begun to drink too sometimes. The two of us are sitting and drinking one night. He is telling me about the partition and the riots of those days. He was very young then, but he remembers how two Muslim girls were pushed into a burning tar coal drum in Karol Bagh in Delhi, and how a Muslim boy was. I interrupt him by saying, "What do you want, Mushtaq Singh? For the past 1 hour you've been telling me about all these incidents. Are you trying to turn me into a supporter of the Muslim League?" The clap of cruelty was sounded by both hands. "Now tell me an incident from the other side too." Mushtaq Singh laughs and says, "All right, I will tell you. But shall I tell you what befell the world or what I experienced at first hand?" I reply, "Tell me about what happened to you." And he replies, "I had 11 people in my family. 10 of them were murdered in front of my eyes. I have been living in Mushtaq Singh's room for a year. I still don't understand one thing. Mushtaq Singh, why did those people leave you? Good people like you, no matter which caste or religion they might be born in, are always hung from the gallows. How did you escape?" He is in Glasgow these days. When the two of us were parting, I had taken his kada to wear. I still have it on my wrist. Whenever I think of him, I feel he is in front of me and he is saying, "बहुत नाकामियों पर आप अपनी नाज करते हैं, अभी देखी कहाँ है आपने नाकामियाँ मेरी." अब इसके बाद मैं किताब का एक हिस्सा पढ़ूंगी जो जावेद साहब ने कहीं एक स्पीच दी थी, तकरीर की थी, और उसमें से ये निकला हुआ है। बच्चों पर धर्म नहीं थोपना चाहिए और ना ही नासिकता, इसका उन्वान है। फिर कुछ उसके हिस्से काट के यहाँ से मैं दे रही हूँ। हम अपने बच्चों को धर्म नहीं, अपनी संस्कृति सिखाना चाहिए, लेकिन वो भी बदलती हुई होना चाहिए। आपने देखा होगा कि बच्चे डोरी में एक छोटा सा कंकर बांधते हैं और वो कंकर बांध के अपने सिर के ऊपर से घुमाते हैं, धीरे धीरे डोरी छोड़ते जाते हैं और वो सर्कल जो है वो बड़े से बड़ा होता चला जाता है। इसमें ये पत्थर जो है ये रिवोल्ट है, वो दूर जाना चाहता है। ये डोरी जो है ये ट्रेडिशन है, वो उसे रोकती है। अगर आप डोरी तोड़ देंगे तो पत्थर भी गिर जाएगा, और अगर आप पत्थर निकाल दें तो डोरी इतनी दूर तक जा ही नहीं सकती। ये दोनों चीज़ें चाहिए। हम अपनी ट्रेडिशन को तोड़ें नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसे ढकेलते रहें, उसे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते रहें। जो चीज़ें कमज़ोर हैं, ख़राब हैं, जो पत्ते सूख गए हैं, वो डाली से गिरते रहें, और जो नए फूल पत्ते हैं उनको इजाज़त दीजिए कि वो उभरें, वो आहिस्ता आहिस्ता खिलते रहें। इस तरह दोनों चीज़ें चाहिए होंगी, एक से काम नहीं चलेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह एक पेड़ को जड़ें भी चाहिए और शाखें भी चाहिए। पेड़ सिर्फ जड़ नहीं होता है, पेड़ सिर्फ शाख नहीं हो सकता, और जितना ऊंचा पेड़ जाएगा, जितना वो फैलेगा, उतनी ही उसकी जड़ें गहरी होनी चाहिए, वरना वो गिर जाएगा। Poetry happens when language dreams. It is said that poetry is the language of dreams. Poetry is not just about meter and rhyme, nor is it only about rhythm and rhyme. If it did, then 71, 72, 73, 74, 75 and 76 would also be poetry. Poetry flows from thoughts. I sometimes feel that poetry is the dream of language. When a language dreams, poetry happens. When a language is awake, there is prose. Language is a very powerful thing. So are words. But in themselves, words are neither good nor bad. We should love words and know their power and strength, because whatever has happened in the world has happened because of words, or else it wouldn't have happened. So, respect words, love words, make friends with words, listen to them carefully, and speak them carefully. Thank you. Thank you very much.
अच्छा, अजीब बात है कि शाम पोइट्री के बारे में है, शाम जावेद साहब के बारे में है, और शबाना जी आपके फूलों से, आपके बालों से फूल गायब है आज। आगे बढ़ते हैं। क्या खूबसूरत बात कही इन्होंने, वर्ड्स आर ऑल वी हैव। ये बात अगर कोई समझ जाए कि वर्ड्स को किस तरह से खूबसूरत ज़िंदगी बनाने के लिए यूज़ करना चाहिए, और एक ही वर्ड, एक ही चीज़ को 10 वर्ड्स में बयां किया जा सकता है। योर चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स स्पीक्स अ लॉट अबाउट यू। दैट्स द पावर ऑफ वर्ड्स विच आई ऑल्सो हैव लर्न फ्रॉम जावेद साहब। आगे बढ़ते हैं। फिल्म के जो राइटर हैं और फिल्म को किताब के जो राइटर हैं और किताब को हिंदी से इंग्लिश में जिन्होंने ट्रांसलेट किया है, उनको बुलाते हैं। रक्षंधा जलील जिन्होंने ट्रांसलेट किया है, और अरविंद मनलोई जी प्लीज़ स्टेज पे आएँ। आपके लिए माइक, हाँ, लेट्स सिट, टेक योर माइक प्लीज। कल रात जब मैं किताब पढ़ रही थी तो पेज नंबर शायद 144 या कुछ ऐसा पेज है, जिसमें एक बड़ी पावरफुल तस्वीर थी। जावेद साहब हैं, यूसुफ साहब हैं, दिलीप कुमार साहब और बच्चन साहब हैं, और बड़ा ही जिस तरह से वो तस्वीर ली गई है, जब आप किताब ख़रीदेंगे तो आप पढ़ेंगे और वो देखेंगे तस्वीर, वो बहुत ही एक ऐसी तस्वीर है जिसमें 150 इयर्स ऑफ हार्ड वर्क, टैलेंट, रेजिलियंस ऑल पुट टुगेदर है। तो मैंने जावेद साहब से बोला कि ये तस्वीर तो घर की दीवार पे यहाँ होनी चाहिए, तो उन्होंने बोला नहीं, इसे किताब में ही रहने दीजिए। तो बहुत से ऐसे किस्से हैं जो बेताब हैं दीवारों पे आने के लिए, बाहर आने के लिए, आप तक आने के लिए, और उसके लिए आपको किताब ज़रूर लेनी होगी। अरविंद जी, आपसे शुरू करते हैं। दिल्ली में भी मुलाकात हुई आपसे, वहाँ पे भी जब इसका लॉन्च हुआ था। मैंने किताब पढ़ी तो इट इज़ सच एन एग्जॉस्टिव कलेक्शन ऑफ हिज वर्क, हिज लाइफ, हिज points of view, perspectives, his political views, his religious views, his views on society, his work, the lyricist part of it, everything। मतलब वो पूरी जीवनी है एक तरह से। आपका रिश्ता शायद उनसे बहुत पुराना है, ये दिल्ली में मैंने देखा था। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, और इस पूरी किताब को यहाँ तक आने में कितना वक्त लगा और क्या क्या मेहनत गई। अच्छा, देखिए, रिश्ता तो हमारा भूख से है। लोगों को लगती थी, हमको दिखाई देती थी। ये अनुभव एक जैसा है हम दोनों का, भूख से, है ना। और फिर देखिए क्या होता है कि जब हालात एक तरह के हों तो जल्दी कनेक्टिविटी हो जाती है। जैसे एक पागल दूसरे पागल को पहचान जाता है, बताए या नहीं बताए, ठीक। तो वैसे ही जिन्होंने बुरा वक्त देखा हो वो जल्दी पहचान जाते हैं, भैया अपने वाला ही है। और आपको एक बात और बता दूं मैं कि अभी शबाना जी एडमिट थी तो अचानक उन्होंने भी हमारी क्लब की मेंबरशिप ले लिया। उन्होंने कहा भाई मेरी समस्या रोटी की नहीं थी, एक बार दाल नहीं थी वहाँ कम्यून में, तो मैं किसी से 50 पैसे मांग लाई थी, तो अम्मी ने बहुत मारा था कि तुम ये क्यों करके आई। तो मुझे पता चला कि ये हमसे एक सीढ़ी पहले हैं। इनके पास रोटी थी, दाल की प्रॉब्लम थी, हमारे पास रोटी और दाल दोनों की प्रॉब्लम थी। तो असल बात ये है कि ये जो हालात हैं, ये जब आप किसी आईने में जैसे अपना अक्स देखते हैं, उसी तरह जब आप देखते हैं तो वो एक रिलेशनशिप पैदा होती है। और इसमें बहुत दिल से मैं आभारी हूँ शबाना जी का और जावेद साहब का कि उन्होंने देखने भर की इजाज़त नहीं दी मुझे। उन्होंने कहा तुम आईने के अंदर आ जाओ, तो मैं अंदर आ गया हूँ। तो ये जो भी कोशिश हुई है इसमें देखिए, लिखने पढ़ने का तो मेरा ताल्लुकात ऐसा रहा ताल्लुक कि स्कूलों की बगल से निकला हूँ मैं, अंग्रेजी स्कूल के भी पास से निकला हूँ, समझ जाता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ। ऐसे ये था कि भाई फीस जब तक नहीं ली गई तब तक पढ़ते रहे, जब फीस मांगना शुरू हुई तो बैक टू पवेलियन, घर आ जाओ वापस। तो असल में ये है कि ये किताब जो लिखी गई है वो इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि मैंने जब तरकश पढ़ी अपनी ज़िंदगी में पहली बार, तो मुझे लगा कि ये कहानी तो मेरी है, ठीक है। उसके कई बरस बाद जावेद साहब से मुलाकात हुई। उस मुलाकात करते वक्त मैं आपको एक दिलचस्प बात बता दूं कि मैं बहुत सुख चैन वाला आदमी था। मेरे पास एक गाड़ी थी, एक ड्राइवर था और एक फिक्स इनकम थी, और मैं ये मान के चलता था कि दुनिया का सबसे सुखी आदमी मैं ही हूँ। तो सुबह से शाम तक मुझे सिर्फ शायरों के बारे में बात ही करना रहती थी। तो इन्होंने मेरे अंदर एक बेचैनी पैदा की
और ये बताया कि भैया ये ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी अभी आपको कहीं लंबा सफ़र करना है। तो यहाँ से शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे हमने एक दूसरे को जाना समझा, और इसको समझते समझते ही ये किताब एक शक्ल के रूप में शक्ल लेती चली गई। इसके पहले हमने ख्वाब के गांव में एक बुक की थी जिसमें जावेद साहब की कही हुई बातें थी, और उसकी भी कहानी बड़ी ज़बरदस्त है कि 70वां जन्मदिन था, हम कोई तोहफा देना चाहते थे तो वो हमने बुक तैयार की। अब हुआ ये कि भोपाल से जावेद साहब ने मुझे कार्ड दिया कि ये साहब हैं, विकास रखेजा जी हैं, इनसे ज़रा आप मिल लीजिएगा, बार बार मुझे मिल जाते हैं कहीं फ़्लाइट में कभी कहाँ। तो मैं उनसे मिलने पहुँचा तो मालूम चला उनका भी एक कनेक्शन है जावेद साहब से। वो ये है कि वो उस बुक डिपो के मालिक हैं जहाँ से जावेद साहब ने इनकलाब खरीदी थी। ठीक, तो उन्होंने कहा कि साहब मैं कुछ पब्लिश करना चाहता हूँ, तो हमने कहा अभी तो ये है, हमने कोशिश की थी। और वो किताब जिसमें सिर्फ उनकी कही हुई बातें थी, वो अमेज़न पे दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब डिक्लेयर हुई। बातें ऐसी होती तो अब ये हुआ कि फिर ये हुआ कि भाई अभी उससे एक प्रेरणा मिली। बिल्कुल। तो फिर 75 बर्थडे पे हम लोगों ने तय किया था कि किताब आए। बीच में कोविड आ गया, इसलिए कुछ समय ज़्यादा लगा, फिर ये धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जो आज आप सब लोग हैं। बिल्कुल जी, शुक्रिया। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ज़िंदगी जहर में है, सब्र के काबू में नहीं। और उसका भी एक लाइव एग्जांपल जावेद साहब हैं, क्योंकि हर वक्त या तो फ्लाइट में होते हैं, या एयरपोर्ट पे होते हैं, या यहाँ होते हैं, या वहाँ होते हैं, और उनकी उम्र में ऐसा कर पाना नहीं, ऐसा सोच पाना ही बहुत बड़ी बात है। इसमें आप उम्र का दाखला मत नहीं कर जी, बेहतर। रक्षंदा जलील बहुत अच्छा लिखती हैं, ख़ुद भी किताबें इनकी कई आ चुकी हैं, और एक बार इनकी एक किताब थी यू डोंट लुक लाइक अ मुस्लिम, उस बट यू डोंट लुक लाइक अ मुस्लिम, उसके ट्रांसलेशन पे मैं बैठी थी, वो उर्दू का ट्रांसलेशन था। तो मैं हैरान रह गई आपकी इन डेप्थ नॉलेज, आपके पर्सपेक्टिव्स को लेके, और कितना आप रिसर्च करके लिख सकती हैं। एंड ट्रांसलेटर के तौर पे भी आप का पूरा वो जो एक बॉडी ऑफ वर्क है वो दिख रहा था मुझे। व्हाट वर योर चैलेंजेस, बिकॉज यू नो ईच लैंग्वेज हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ टेस्ट टू इट। अब जैसे गुलजार साहब ने लिखा मोरा गोरा रंग लई ले मुझे शाम रंग दई दे, इसको आप इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट कर सकते। या जावेद साहब का पंछी नदिया पवन के झोंके कोई सरहद कैसे इन्हें रोके, इसको ट्रांसलेट करते वक्त क्या प्रॉब्लम्स या क्या चैलेंजेस रहे? ट्रांसलेशन के तो अपने चैलेंजेस होते ही हैं, लॉसेस और गेंस इनेविटेबल हैं, लेकिन जैसे शबाना जी ने कहा ये किताब एक कलाज है, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। इसमें जावेद साहब की आवाज़ है, इसमें उनके दोस्तों की, ख़ानदान के लोगों की, जो उनके दोस्त थे भोपाल में इतने अरसा पहले, उनकी आवाज़ है। सो ट्रांसलेशन इज़ ऑल अबाउट कैरिंग द वॉइस थ्रू अक्रॉस द पिकेट फेंस ऑफ लैंग्वेज। But what do you do when there are multiple voices? There is no one single narrative here. There is not one single voice in the entire book. जावेद साहब भी जब वो बोलते हैं तो वो अलग अलग आवाज़ों में बोलते हैं। वो एक 8 साल का बच्चा है, जो अभी शबाना ने पैसेज पढ़ा, मैं 8 साल का हूँ, लखनऊ, वो वाक़या जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ है, तो वो 8 साल का बच्चा जब बोल रहा है तो वो दूसरी आवाज़ में बोल रहा है। फिर जब वो एक एल्डर स्टेट्समैन हैं, जब वो राज्यसभा की अपनी फेयरवेल स्पीच दे रहे हैं, तो वो दूसरी तरह से बोल रहे हैं। वो चंचलता, वो मचलती भी जो उनकी शोखी है, जो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, उसकी भी झलक आती है। लेकिन जो उनकी संजीदगी है, जो वो बहुत फ़िलोसॉफ़िकल अंदाज में बात करते हैं, वो बातें भी इस किताब में हैं। तो कोई एक आवाज़ में एक सपाट तरीके से इस किताब का तर्जुमा कर देना मुमकिन नहीं था। You know, I can't sound like myself, I can't sound like any one person, so I have to sound like all the people who are talking about him at different points in his life. And that was challenging, but fun. It was definitely, it would have been a lot of fun. It will be as fun reading it. So let's call the man in question here. अक्सर ज़िंदगी में बड़ी पेचीदा सिचुएशंस आती हैं जिसमें आपको समझ में नहीं आता कि फ़ैसला कैसे लें। तो आप सोचते हैं अपने पेरेंट्स से पूछें, या अपने गुरु से पूछें, या किससे पूछें, या मैंने बचपन में क्या पढ़ा है, स्कूलिंग क्या कहती है। बहुत अच्छा तरीका है जावेद साहब से पूछ लीजिए, क्योंकि वो एक ऐसा साइंटिफिक नज़रिया आपको बताएंगे कि आपके सारे जेंडर बायसेस, रिलीजियस बायसेस, कल्चरल बायसेस, वो सब किनारे हो जाएंगे और एक ऐसा सोल्यूशन निकलेगा जो उन सब से परे होगा। एंड दैट माइट इवन मेक यू बिलीव दैट यू कैन ऑल्सो बी अ डिफरेंट पर्सन, मच अवे फ्रॉम द पर्सन यू हैव बीन टिल नाउ। तो चलिए बुलाते हैं जावेद साहब को, आइए सर।
हाँ बैठिए ना। मैं बैठने से पहले तो सबसे पहले गुलजार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ईद के चांद की मिनिमम गारंटी ये है कि वो साल में एक बार दिखाई देता है। ये मिनिमम गारंटी भी इनसे नहीं मिलती हमको। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये आते जाते नहीं हैं ज़्यादा, और ये बहुत मुझे खुशी है और बहुत एक्साइटमेंट है कि गुलजार साहब ने यहाँ आना मंजूर किया, और ये किताब यहाँ आज जो इसका इजरा होगा वो गुलजार साहब के हाथों होगा। तो मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फरमाइए। हेलो 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 हेलो, नहीं आप रखिए वो। हाँ जावेद साहब, हमारे ऊपर जब किताब लिखी जाती है तो अक्सर हम लिखने वाले के साथ बैठते हैं कि भाई लिख क्या रहे हो, बता तो दो। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जब आपको लगता है कि नहीं ये मत लिखिए, दर्द बोला तो सुनाई देगा, वो मत लिखिए, वो पता नहीं कैसे किस तक पहुँचे। न जाने कितनी किताबें आपके ऊपर लिखी जा चुकी हैं, आपने खुद भी किताबें लिखी हैं, और ख़ास तौर से अगर इस किताब के मुतालिक बात करें तो क्या ये किस हद तक आपकी ज़िंदगी में झांकने में ये किताब सक्सेसफुल रही है? देखिए, जैसा कि शबाना जी ने कहा, वैसे तो वैसे ही ज़रा से एम्बैरेसिंग होता है आदमी अपने बारे में लिखी हुई किताब के बारे में बात करे, लेकिन ये कि ये एक वाकई कोलाज है, और ये मैं दाद दूँगा अरविंद जी की मेहनत का कि कहाँ कहाँ किन किन लोगों से मिले। कुछ लोग जो बहुत दूर थे और कुछ लोग जो मिलते मुश्किल से हैं। सब मसरूफ़ लोग हैं मुंबई में, किसके पास वक्त है, मगर किसी न किसी तरह से उन्होंने हर इंसान से जो मेरी ज़िंदगी से गुज़रा या मैं उसकी ज़िंदगी से गुज़रा, उससे कुछ ना कुछ बात की, और वो बात। अब वो तो जो कह रहा है वो कह रहा है, मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि नहीं हूँ, उससे कहिए कि ये ना कहे वो कहे, ये तो मैं नहीं कर सकता। तो वो तो उसमें तो कोई सवाल नहीं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, उन्होंने मुझे भी इंटरव्यू किया इस किताब के लिए, तो फिर मेरे बस में था कि मैं जो चाहूँ कहूँ, जो ना कहूँ, जो दिखाऊँ जो छुपाऊँ वो मेरे हाथ था। तो और जो दूसरे बोल रहे हैं उस पर मेरा कोई हक़ नहीं होता किसी भी सेंसर का। आजकल तो हर एक के पास सेंसर का हक़ हो गया है, लेकिन ये कि मेरे पास, मैं नहीं महसूस करता कि मैं अगर कोई मेरे बारे में राय दे रहा है तो मैं उसमें से कहूँ कि ये जुमला निकाल दीजिए। तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी उसको देखने की। मैं एक एक झलक कभी कभार ये मुझे दिखाते रहे। तो इंदौर में रहते हैं, कभी आते थे, लोगों से मिल के चले जाते थे बगैर मुझसे मिले, लेकिन फिर कभी जब आते थे तो कुछ दिखाते थे कि मेरा फ़लाँ से इंटरव्यू हुआ, ये बात हुई, ये बगैर तफसील में गए। तो मुझे अंदाज़ा था कि ये बहुत लंबा चौड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने आज से कोई 20 दिन पहले या 22 दिन पहले ये किताब देखी, तब मुझे समझ में आया कि ये तो इन्होंने पता नहीं कितना इतना बड़ा कैनवस बना दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार भी हुआ और शर्मिंदा भी हुआ और डरा भी कि ये तो सबका सब सामने आ गया। अच्छा, वो आप थोड़ा महफिल गर्म कर देते हैं। आपने कहा था कि फिल्मों पे समाज एक बहुत बुरा इन्फ्लुएंस है, वो बताइए ना। बड़ी दिलचस्पी वाली बात है जो दिमाग में अटक सी गई है वो। नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं है कि सोसाइटी जो है इज़ अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन सिनेमा, इसमें कोई शक नहीं। उसकी वजह यह है कि जो प्रोड्यूसर है, जो डायरेक्टर है, वो फिल्म इसलिए बनाता है कि फिल्म चले। फिल्म मेन स्ट्रीम का जो दूसरे लोग हैं, पैरेलल सिनेमा या एक्सपेरिमेंटल सिनेमा या अनकन्वेंशनल सिनेमा, उसकी बात जाने दीजिए, वो तो वो बनाते हैं जो उनका दिल चाहता है। लेकिन जो कमर्शियल मेन स्ट्रीम सिनेमा है वो दुनिया में बनता है कि भाई ये लोगों को अच्छा लगे। तो उसको ये परवाह होती है कि लोगों को क्या अच्छा लगेगा, और लोग मैसेज देते हैं इनडायरेक्टली कि क्या चला और क्या नहीं चला, क्या अप्रिशिएट हुआ, क्या नहीं अप्रिशिएट हुआ। आप ये देखिए, यही मुल्क था, यही समाज था। इसमें 2 बीघा ज़मीन नाम की एक फ़िल्म बनी थी, और वो फिल्म सुपरहिट फिल्म थी। 2 बीघा ज़मीन जैसी फिल्म बनाने वाले आज नहीं है, शायद कोई बना भी ले, लेकिन वो इतनी बड़ी सुपरहिट होगी इसमें मुझे शक है। वक्त था। तो किस्सा ये है कि 50s और 60s में जो हमारी मिडिल क्लास थी वो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी। वो फर्स्ट जनरेशन
एजुकेटेड नहीं थी, बल्कि 2 जनरेशन और 3 जनरेशन एजुकेटेड थी। वो एक्सटेंडेड फैमिली थी लैंडेड जेंट्री की, कि जिनके लोग गांव से ताल्लुक़ था लेकिन शहर में रहने लगे थे। वो या तो सिविल सर्वेंट्स थे, या डॉक्टर्स थे, या इंजीनियर्स थे, या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे। मिडिल क्लास में आप बग़ैर इसी किसी के काम के अर्बन मिडिल क्लास में आप दाखिल ही नहीं हो सकते। तो ये अर्बन मिडिल क्लास सिनेमा को पेट्रोनाइज करती थी। वो पढ़े लिखे लोग थे। होता क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लाइफ भी पैकेजेस देती है, हर पैकेज में कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो बहुत से लोगों में खुशहाली आई। वो खुशहाली आई कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं अगर साइकिल बना रही है तो साइकिल की तीलियां वो खुद नहीं बनाती, वो किसी को ठेका दे देती हैं कि तुम हमको 3 टन तीलियां हर साल दोगे। वो उस आदमी का जो टेक्नीशियन था, जो नेसेसरीली एजुकेटेड नहीं था, उसको जब ये ठेका मिला तो वो मिडिल क्लास में आ गया। अब ये आदमी फर्स्ट जनरेशन एजुकेटेड है या शायद एजुकेटेड नहीं है, सिर्फ मैट्रिक पास है। ये इतने लोग हो गए, कोई 15 करोड़ आदमी 80s में मिडिल क्लास में हिंदुस्तान में एंटर हुए। उनकी एस्थेटिक्स एजुकेटेड आदमी की एस्थेटिक्स नहीं थी। तो चाहे वो सिनेमा हो या फिल्म के गाने हों या पॉलिटिक्स हो, वो सब चेंज हुए और उनका म्यार कुछ और हो गया, स्टैंडर्ड और एस्थेटिक चेंज हो गया। अब इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े। अब आप देखिए धीरे फिर 10 साल 15 साल में बच्चे तो 15-16 साल की 18 साल की उम्र में टेक ओवर कर लेते हैं थिएटर्स को, और इनकी जेब में बच्चों के पैसे भी थे। हमें तो 15 साल की उम्र में मुश्किल होता था थिएटर सिनेमा हाउस जाना। इनको नहीं है, इनके पास पैसा है, इनके माँ बाप के पास पैसा है तो इनके पास भी है। अब ये जो है, तो आपने देखा कि जब हमारा आदित्य चोपड़ा ने फिल्में बनाई, जब हमारे करण जौहर ने फिल्में बनाई, उसके बाद जब फरहान ने फिल्में बनाई, उसके बाद जोया ने फिल्में बनाई, तो स्टैंडर्ड कुछ और होता चला गया। ये बच्चे जो बड़े हुए थे ये पढ़े लिखे थे। तो पहले वो सोफिस्टिकेशन स्किन डीप था, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि वो गहरा होता चला जा रहा है। तो ये हर हाल में जो गाने ख़राब हुए, ज़बान ख़राब हुई, ये समाज से ख़राब हुई, हवा में थोड़ी ख़राब हो गई कि समाज तो नहायत अच्छी लैंग्वेज, लिटरेरी लैंग्वेज बोल रहा था और पता नहीं क्या हो गया, गुलजार साहब को मुझको बुरे गाने लिखने लगे हम है। ऐसा नहीं है, वो ज़बान जो है समाज से चली गई, वोकैबुलरी ज़बान से चली गई। मुझे तो यंग लोग मिलते हैं, हर दूसरे जुमले पर बोलते हैं यू नो व्हाट आई मीन, तो मैं कहता हूँ नहीं, आई डोंट नो, टेल मी व्हाट यू मीन, बताओ मुझे। तो ये है, ये सब समाज के असर अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे समाज में जो कम से कम जो लोग पॉलिटिक्स में नहीं हैं वो अच्छे होते जा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे उसको अच्छा बना रहे हैं, फिल्म बेहतर बन रही है। हाँ, ये कुछ दिनों पहले सब मैंने पूछा था उनसे कि जो इंसान ये लिख सकता है कि देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए, ये गिला है आपकी निगाहों से कि फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। आहा हा, क्या खूबसूरत बात है। और उसी शख्स ने लिखा, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। सो बदलते समाज की यही पहचान है। उसकी मुजरिम सामने बैठी हुई है। कौन? मुलजिमा फराह खान अदालत में हाजिर हो। फरहा, तो ऐसा क्यों लिखवाया आपने? क्या किया है, क्या बताऊं मैं आपको, बहुत दुख भरी कहानी है, मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो ये सब जो है, अगेन मैं एक बात बताऊं, मजाक की बात अलग है, लेकिन वो दिल में मेरे है दर्द को आप गाने को फिल्म से निकाल के देख रहे हैं। उस गाने की सिचुएशन बड़ी अजीब थी। एक हीरो है जो चल भी नहीं सकता ठीक से, मगर वो स्क्रिप्ट सुन के कहता है इसमें एक डिस्को का गाना होना चाहिए। अब ये बेवकूफ़ी की बात, तो कहते साहब आपके तो ये फिजिकल हैंडीकैप है, इसमें कैसे हो, ड्रीम सीक्वेंस डालो, कुछ भी करो, तो गाना तो डिस्को का होना ही चाहिए। तो हमें ये कोशिश थी कि पूरा गाना मीनिंगलेस हो, मतलब इवन अंतरे में कोई मीनिंग ना निकले। दिस वॉज आवर एफर्ट कि कोई ऐसी लाइन हो, क्योंकि हम ये सिचुएशन की एब्सर्डिटी को इलाज कर रहे हैं। अब आपने उसे जब अलग निकाल के आप सुनती तो कह रही है क्या दिल में मेरे दर्द डिस्को, वो वही चाहिए था सिचुएशन, तो वो उस नैरेटिव का हिस्सा था। बिल्कुल, वो हसीना, वो परी दिल में जादूगरी, बिल्कुल। नो, आप सही कह रहे हैं, यू सेड दैट राइट।
आगे बढ़ते हैं। 1971 में एक फिल्म आई थी अंदाज़, जिसमें शम्मी कपूर, राजेश खन्ना, हेमा मालिनी जी थे। अब आज के ज़माने में अगर आप बात कहें कि भाई फ़लाने का तलाक हो गया है, डिवोर्स हो गई है, दूसरी शादी करा दो, तो आप भवें नहीं चढ़ाएंगे कि क्या बात कर रहे हो भाई, क्या ज़माना, कैसी बात कर रहे हो, नहीं। और आपको अगर कोई कहे कि फ़लाने के स्पाउस की डेथ हो गई है तो लड़की की शादी दूसरी करा दो, तो भी आप कोई बड़ी बात उसको नहीं समझेंगे। कोई सिंगल मदर है, उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं, लाइफ पार्टनर नहीं है, और आप उसकी शादी की बात करेंगे तो आप बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होंगे। लेकिन 1971 में अंदाज़ फिल्म इसी चीज़ पर बात करती थी। उसमें हीरोइन के हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उनका बेटा था, उसको ससुराल ने बाहर निकाल दिया, और जो हीरो हैं वो एक बेटी के फादर थे, और उनकी चाइल्ड बर्थ में वाइफ की डेथ हो गई थी। अब ये दो सिंगल पेरेंट्स हैं, और 1971 में उसी फिल्म पे काम किया गुलजार साहब ने, और उसी फिल्म पे काम किया जावेद साहब ने, उसकी स्क्रिप्ट लिखी, और वो फिल्म उस ज़माने की सिंगल पेरेंटहुड, और सिंगल पेरेंटहुड के बाद एक सिंगल इंसान जिसको शादी की ज़रूरत है या लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है, उनको मिला देना चाहिए, ये बात समाज में ऐसे इंट्रोड्यूस की, जिस ज़माने में सती और बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस भी हमारी ज़िंदा थी। तो जो हम सलाम करते हैं और सल्यूट करते हैं गुलजार साहब को और जावेद साहब को, वो ऐसे ही नहीं करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि इन्होंने जो चीज़ें सिनेमा के ज़रिए समाज में छोड़ी, अल्टीमेटली समाज उन रास्तों पे, अच्छे रास्तों पे चलने लगा। तो इसी बात पे गुलजार साहब को मैं एक बात मैं कहना चाहूँगा। देखिए, आप मुझे थोड़ा ज़्यादा क्रेडिट दे रही हैं उस फिल्म में, इतना है नहीं। गुलजार साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम तो मुझे याद है इनका जो गाना था, मोरा गोरा रंग ले ले मैं शाम रंग दे दे, ये जब आया था उस वक्त तो हम कॉलेज में थे, और जब ये गाना सुना था और उसके इनके और एक दो गाने आए थे, तो ये कौन है, वो एक इनकी इनफरादियत तो है इनकी आवाज़ की, उसमें तो कोई बहस ही नहीं कर सकता। इनका गाना हो या इनकी नज़्म हो या इनका शेर हो, आप सुने तो आपको पूछना नहीं पड़ता कि किसने लिखा है, तो आप समझ जाते हैं किसने लिखा है। तो ये एक नई आवाज़ उस वक्त आई थी, तो हम लोग कॉलेज में भी मुतासिर हुए थे और मुतवज्जे हुए थे कौन। अब उसके बाद मैं आया था, तो हमारी क्या औकात भाई, क्लैप फ्लैप मारा करते थे, तो गुलजार साहब फिर भी कहीं पहुंच चुके थे तब तक, तो कभी कभी दिखाई देते थे। इनके पास एक फिएट कार थी, उसमें 2 दिन का शेव बड़ा हुआ इनका, ये दिखाई झलक मिल जाती थी हमें इनकी, ये गुलजार 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 ऐसा करते थे। तो उसके बाद पहली बार मुलाकात जो हुई गुलजार साहब से मेरी, वो सिप्पी फिल्म में मैं और सलीम साहब दोनों को 750 रुपये महीना, 750 रुपये महीना की नौकरी मिल गई। पहली माकूल नौकरी थी, और जब मुझे 750 रुपये महीना मिले तो मुझे इत्मीनान हो गया कि भाई मेरा करियर तो बन गया है, अब देखते हैं थोड़ा बहुत आगे भी कुछ हो जाए तो हो जाए, वरना काम तो बन गया है। गुलजार साहब उस फिल्म के डायलॉग लिख रहे थे, हम तो एडिशनल स्क्रीन प्ले, चूँकि सेकेंड हाफ पिक्चर का फंस गया था, इसके लिए हम कुछ फायर ब्रिगेड लेके अपना आए थे, तो वो बहरहाल, लेकिन फ़ायदा मेन ये हुआ, पिक्चर भी चली, वो कामयाब हुई, और इस चक्कर में हमारी अच्छी दोस्ती हो गई गुलजार साहब से। अब बम्बई बड़ी मसरूफ़ नगरी है, वैसे बेकार तो लोग मिल नहीं पाते, हम लोग की भी मुलाकात कम होती है, लेकिन जब होती है तो भरपूर होती है और दिल भर के होती है। और एक मोहब्बत का रिश्ता गुलजार साहब से, वो मेरा भी सलाम कहिएगा। तो रहा हमेशा, और ये बहुत, ये म्यूचुअल लव और रिस्पेक्ट जो है वो बहुत खूबसूरत रिश्ता है। गुलजार साहब से जो रिश्ता है वाकई कम होता है लोगों से, और हम जब भी मिलते हैं तो क्या लिखा है इसके बारे में भी बात करते हैं, एक दूसरे को सुनाते भी हैं। उसमें मेरा फ़ायदा ये है कि मुझे सब याद रहता है और इनको याद नहीं रहता तो मैं ज़्यादा सुनाता हूँ तो बहरहाल मैं गुलजार साहब आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ। हो चुका है, आइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने याद करा दिया वो ज़माना जब आपके साथ बैठते थे। आप कह रहे हैं जब मेरा गोरा ले लिखा था तो आप कॉलेज में थे, तो मैं कॉलेज से फेल हो चुका था तो इसलिए तकरीबन साथ साथ ही चल रहे थे, थोड़ा सा पीछे थे, थोड़ा सा आगे।
तो मैं नौकरी पहले ढूंढ ली फिल्म में आके बिमला के साथ, और वहाँ से वो मौका लग गया था। लेकिन ये आपने सही कहा कि वो थोड़ी सी दाढ़ी बड़ी हुई देख कर के ये गुलजार हैं, तो मेरी शायरी वायरी से किसी ने नहीं पहचाना, वो या तो दाढ़ी से पहचाना और या कभी वो मोजरी पहनता था उससे पहचान लेते थे। और अब भी यही होता है कि सफ़ेद कपड़ों से पहचान ले, वरना आपको भी तजुर्बा है कि आपको उन्होंने एयरपोर्ट पे गुलजार समझ लिया था, और मुझे जावेद समझ लेते हैं बहुत से लोग। और वो क्यों होता है ये राज आप शाम को बता रहे थे, अब ये अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया। लेकिन ये कि ये दोस्ती हमारी कुछ इस तरह हुई कि ये जो एक सांझ हो गई नाम की, और ये समझ में नहीं आया क्यों हुई, कैसे हुई। और ये अक्सर हुआ वो किस्सा आप ही बताएंगे कि जो आपके साथ हुआ और मुझसे जो हुआ। मैं तो रक्षंदा जी के साथ अमेरिका कई 2-4 बार गया, कई जगहों पे, कई पे, जहाँ भी, जिस शहर में भी, यहाँ भी गया। और मैंने इस बात का जिक्र किया कि अब वो मैं तो मैं कहा बाकी तो किताब में मैंने सारा पढ़ लिया, पर मैं चाहता था कि मैं अपनी एक नज़्म मेरी, अगर मुझसे पूछते अरविंद जी मिलते किसी वक्त, तो मैं इन्हें ज़रूर कहता कि ये मैं देखिए मुझसे नहीं पूछा आपने जावेद साहब के बारे में, क्योंकि वरना मैं बहुत कुछ जानता हूँ। और तो मैं वो ले आया कि भाई ये क्यों नहीं आपने शामिल किया उसमें। अब ये तजुर्बा आप इनसे पूछिए, रक्षंदा जी गवाह हैं कि मैं जहाँ भी गया हूँ अमेरिका में ये सुनाई, हर शहर में और हर जगह मुझे दाद मिली है इस नज़्म की। आप ये अगर कबूल कर लें, आपने तो लिख दिया एक लड़की से मिला, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अब वो हर अंतरे में मुझे लगता है ये दूसरी लड़की है, ये वो पहली वाली नहीं। जितनी बार वो अपनी तस्वीर बदलते हैं ये तो कोई और लड़की है, तो हर बार लगता है। और वो आपने कि जिंदगी धूप तुम घना साया, तब तक तो ठीक लग रहा था मुझे लग रहा था कहीं वाकई सही बड़े सीरियस हैं आपसी घर की बात कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, या अब घर की है या बाहर की है वो तो आप बेहतर जानते हैं। लेकिन जब एक लड़की को देखा तो ये महसूस हुआ मुझे कि आप बहरहाल अब सारी बातें क्यों कही जाए। और लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहता था कि ये कैसे हुआ, या पहला हिस्सा आप बता देंगे या दूसरा हिस्सा आप बता दीजिएगा। ये कि एक लड़की को मैं भी मिला था एक लड़की को मैं भी मिला था, बड़ा अच्छा लगा मिलकर, मेरी मद्दाह थी, एक फ़ैन थी मेरी, वो मेरी शायरी की खूबियाँ पहचानती थी, मेरे मिसरे मेरी तशबीहें उसके दिल को छूती थीं, मेरे मिसरे मेरी तशबीहें उसके दिल को छूती थी, मुझे मिलकर अचानक बौखलाने लग गई थी। बड़ी नर्वस हंसी हंसकर कहा, मुझे डर है मैं अपना नाम ही ना भूल जाऊं। बड़ी नर्वस हंसी हंसकर कहा, मुझे डर है मैं अपना नाम ही न भूल जाऊं। बगलगीर हो के मोबाइल पे सेल्फी भी ले ली, गई तो नाम लेकर शुक्रिया कहकर गई, वो मेरा नाम ना था। गई तो नाम लेकर गई, वो मेरा नाम ना था। हमेशा से यही डर था कि वो कमबख्त मुझसे अच्छा लिखता है। अरविंद जी, आपकी किताब का सबसे पहला असर मुझ पर ये हुआ जब मैंने आपकी किताब पढ़ी कि यार मेरे पास नहीं आए, मुझसे क्यों नहीं पूछा। उसकी मैं अर्ज़ करूँगा, अभी बात हो रही थी गुलजार साहब से, हम लोग बैठे थे तो मैंने कहा किस्सा क्या है
कि जो आम है इंसान, जो बहुत एवरेज इंटेलिजेंस के लोग, उनका दिमाग एक कबाड़ खाने की तरह होता है। अब जो चीज़ मिली कबाड़ खाने में डाल दी, जो चीज़ मिली कबाड़, कुछ सिलसिले से नहीं रखते। अब कौन शायर है, अरे ये शायर है ना, वो हाथ डाला निकाला तो जो भी नाम निकल आया वो कबाड़ खा लेते, उसमें कोई सिस्टम नहीं है अंदर। तो ये चक्कर है। मेरे साथ भी एक किस्सा हुआ, और जैसे ये गवाह हैं कि इन्होंने हर जगह सुनाया था, मेरे सामने शबाना गवाह बैठी। मैं एयरपोर्ट पे, मैं और शबाना कहीं से आए, उस ज़माने में जेट एयरवेज चल रही थी ठीक से, तो जेट एयरवेज की लड़कियों ने कहा कि आप दोनों बैठिए, हम आपका सामान ले आते हैं। तो हम दोनों एक बेंच पे बैठ गए। अब मेरे बराबर बैठी शबाना, उन्होंने शबाना को नोट नहीं के साथ तशरीफ़ लाया, यहाँ 2 फीट पे मुझे देखा, आदाब गुलजार साहब। तो मैंने कहा जी आदाब। गुलजार साहब एयरपोर्ट पे कैसे? मैंने कहा वो जावेद अख्तर साहब आ रहे हैं, मैं उन्हें रिसीव करने आया। तो वो ज़रा कंफ्यूज हुआ कि इतना बड़ा आदमी जावेद अख्तर को रिसीव कर लिया। तो कि आप जावेद अख्तर को रिसीव करने आए? मैं हमेशा आता हूँ, जावेद अख्तर साहब कहीं से भी आए, मैं एयरपोर्ट पर रिसीव। तो उसके चेहरे पे जो डिसअपॉइंटमेंट था, वो फैन गुलजार का और ये जावेद अख्तर को ले लिया। अच्छा चलता हूँ गुलजार साहब। तो वो किस्सा ही है, वो किस्सा ये है कि जाहिर है कि हमारी सूरत भी नहीं मिलती, और कुछ भी ऐसा नहीं कि आप इसे देख कह के धोखा खा जाए कि ये बिल्कुल एक शक्ल के लोग हैं, भाई क्या करें। वो सिर्फ ये है कि कबाड़ खाने में शायरों के सब नाम और पते एक जगह डाल दिए गए। अब वो खींचा तो उसमें जो भी निकल आया। कुछ दिनों पहले गुलजार साहब और जावेद साहब, मुझे याद है कि फ्लाइट में सफ़र कर रहे थे, तो शबाना जी आपने एक फ़ोटो लेके डाला और कहा कि कैप्शन दिस। तो करण जौहर का एक बहुत प्यारा जुमला था, उन्होंने लिखा कि 116 चांद की रातें और एक ये तस्वीर। तो आज भी वही आलम है, एक ये तस्वीर। और हमारे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे कि हम आपके साथ स्टेज पे बैठे हैं, वरना हमारी कोई हैसियत नहीं कि हम आपके साथ बैठे। बहरहाल मैं उससे मिलकर पूछूंगा, तुमने चांद किसको कहा और रात किसको कहा? पता लगना चाहिए ठीक से। नहीं, वैसे तो चांद का कॉपीराइट मेरा है कि इसलिए ये एक बहुत पुरानी किताब है, एक बूंद चांद। और वैसे कोई और इस्तेमाल करे तो उन्हें रॉयल्टी देनी चाहिए, पर कोई रॉयल्टी देता नहीं। लेकिन ये भी ज़रूर है कि मुझसे अक्सर ये पूछा गया कि ये 116 क्यों है, और सच ये है कि मुझे गिनती नहीं आती थी, कहीं भूल गया। तो 116 नहीं थी, वो 117 थी। अच्छा जी हाँ, मतलब ऐसा कोई मतलब इस 117 की कोई गिनती में है क्या? 116 नहीं, 117 होंगी, नहीं तो 119 होंगी। मतलब जैसे कि एक साल में इतनी चांद रातें होती हैं, ये मतलब। वाह, बहुत खूबसूरत। कई लोग ये भी सोचते हैं, ये बड़ी दिलचस्प बात है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने सुना है कई लोगों से, और शायद मुझे ऐसा समझ में आया उनकी बातों से, कई लोग आपको प्रोफेशनल राइवल समझते रहे कई सालों तक, कि भाई ये तो दोनों एक ही तरह के दो लिखने वाले हैं, इनकी तो आपस में दोस्ती नहीं होगी। अब हकीकत आपको पता है, आप दोनों का रिश्ता कैसा रहा है पिछले कई साल? नहीं, देखिए, एक तो ये तो कोई सवाल ही नहीं इसमें, मतलब मुझे कभी एक सेकंड को नहीं लगा कि हमारी रिलेशनशिप में इस तरह की कोई तनाव या तलखी या कोई एक मुकाबले का मिजाज है ही नहीं, और है ही नहीं। और दूसरी सच बात यह है कि हमारा लिखने का अंदाज भी बहुत अलग है, बहुत अलग। एक ही बात कॉमन है कि दोनों अच्छा लिखते हैं, बाकी जो है माफ़ कीजिएगा कितना मैं इंसार करूँ, अब झूठ तो नहीं बोलने लगूँगा ना ह्यूमिलिटी में, तो ये बिल्कुल अलग। और कोई सवाल ही नहीं, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। बल्कि आप ये देखिए, हमेशा जो वाकई जैसे फैज़ और मजाज बेहतरीन दोस्त थे, बेहतरीन दोस्त थे। या आप ये देखिए कैफ़ी साहब और सलाल जाफरी, मतलब सगे भाइयों जैसा रिश्ता था उनका। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप एक वोकेशन में हैं या एक काम में हैं तो आप दूसरे से जलने लगें।
हसद सिर्फ उस आदमी में आ सकता है, जेलेसी सिर्फ उस आदमी में आ सकती है जिसमें कहीं कुछ खुद एतमादी की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, वरना तो अच्छा काम देखे वो तारीफ करेगा। मैं तो कितनी बार हुआ, गुलजार साहब से पूछिए कि मैं एक गाना सुन रहा हूँ जो इन्होंने आज से 20 साल पहले लिखा था, कहीं मुझसे मिस हो गया, और उसका एक अंतरा मैं सुन, तब मुझे समझ ये किसका गाना है, ये तो गुलजार साहब का है। मैंने इन्हें फ़ोन किया कि गुलजार साहब ये गाना आपने कब लिखा था, ये नहीं पूछा कि आपका गाना है कि नहीं, और ये तो कमाल का अंतरा है। ये सही कह रहा हूँ गुलजार साहब? जी जी। तो ये तो आप अगर एक अच्छी चीज़ को अच्छी चीज़ नहीं समझ सकते, अच्छे काम को अच्छा काम नहीं समझ सकते, तो ये आपकी बदनसीबी, उसे क्या फ़र्क पड़ने वाला। बल्कि ये अर्ज़ करूं कि मुझसे जो अक्सर कहा जाता है, मेरे रेफरेंस में कहा जाता है कि आप अच्छा भला लिखते थे, मोरा गोरा अंग ले ले मोहे शाम रंग दे दे, अब ये अरे बीड़ी जलाए ले जिगर से पिया कहाँ से आ गया भाई, ये आप क्यों करने लगे। और मुझे जावेद साहब ने दाद दी थी, और यकीन मानिए कि बहुत से जो ऑडियंस में बैठे हुए पूछते हैं, और जब मैं उन्हें कहता देखे ये तो जावेद साहब को भी बहुत पसंद आया था, तो फिर खामोश हो गया, तो मुझे तो गवाही मिल जाती है। हम लोग जयपुर में एक बार थे, हम लोग एक ही स्टेज पे जयपुर में थे, और किसी ने कहा, तो मैंने कहा मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं रश करता हूँ एनीवी हिम कि ये गाना उन्होंने लिखा, काश मैंने लिखा होता। ये कमाल का गाना है। वो गाने को देख के आप कह सकते हैं कि एक फिल्म के लिए लिखा गया है। वो गाने की एक एक लाइन ऐसी है जो ऐसा लगता है कई सौ साल से लोग गा रहे होंगे, ये फोक सॉन्ग है। हाँ नहीं, और बत्ती तो वहाँ भी जल गई थी। कहते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव मिले तो बत्ती जलती है, अब नेगेटिव मैं ही होगा, आप तो नहीं हो सकते थे। गुलजार साहब, आपके गानों में एक इत्मीनान पसंदी, एक ऐसा ज़माना जब थोड़ा रेस्टलेसनेस रहती थी दिलों में, उस ज़माने में इत्मीनान पसंदी की आपने बात की और उनको हर हाल में खुश रहने का एक जज्बा जो होता है वो जगाया। वो गाना था थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, ज़िंदगी भी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। एक ट्रक ड्राइवर गा रहा है। अब ट्रक ड्राइवर से बुरी नहीं कह सकते, लेकिन वैसी ज़िंदगी आप नहीं चाहेंगे कि हो, क्योंकि उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन ट्रक ड्राइवर बहुत रूमानी अंदाज में गा रहा है कि राह पे रहते हैं, सड़कों पे गुज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। ये शायद उस वक्त की बड़ी ज़रूरत भी थी। तो ये जो अलग अलग भाव हैं, बड़े नरमी के जो भाव हैं, ज़िंदगी के सारे भाव में जो सबसे में जो सॉफ्टनेस ला सकने का जो एक काबिलियत थी आपकी, उसके बारे में बताएं। मैं अर्ज़ करूँ कि मैं, जैसे मैंने शुरू में कहा, और मजाक भी नहीं है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। ये सही है कि मैं, आप कॉलेज में पढ़ रहे थे आकर, मैं कॉलेज में फेल हो चुका था, तो मेरी ज़बान एक हद तक रही जो मैंने अपने माहौल से उठाई, और वो माहौल दिल्ली का पार्टीशन से पहले का, उससे पहले के माहौल में जो कि थोड़ी बहुत ज़बान सीखी थी, तो एक मुजीबुर रहमान हमारे मौलवी साहब थे, वो गुनगुना के और तरन्नुम में पढ़ते थे गज़ल और सिखाया करते थे उसके मानी। तो जो बच्चों को सिखाने की ज़बान वो इस्तेमाल करते थे, तो वो उतनी मुश्किल ज़बान नहीं थी। और जिस तरह पढ़ाते थे हमें, तो मैंने जो सीखा या उर्दू ज़बान सीखी वो अपने माहौल से, आसपास से, और राइयों की ज़बान जो बागों के ठेके लिया करते थे, वो माहौल था हमारा, तो वो सीखी। और बल्कि पार्टीशन के बाद जब हिंदी आई है, तो माफ़ कीजिएगा मैं हिंदी नहीं पढ़ पाता हूँ अभी भी, और ना लिखता हूँ। मैं आज भी उर्दू ही में लिखता हूँ, उर्दू ही में पढ़ता हूँ। तो थोड़ी बहुत देवनागरी और साइन बोर्ड देख देख के सीख गए, क्योंकि बड़ी आसान है, देवनागरी बहुत आसान ज़बान है। और बोलिए, जावेद साहब ने ज़बान सीखी, और आज भी मैं कई बार लफ्ज़ों के मानी में किसी लफ्ज़ के तलफ़ुज़ में भी फंस जाता हूँ, तो आपको फ़ोन करता हूँ, और या जावेद सदीकी साहब को तो फ़ोन करता हूँ और उनसे पूछता हूँ। तो इसलिए मेरी ज़बान उस माहौल में और उसी क्लास में और स्कॉलरली नहीं है, और आम आदमी की ज़बान से जहाँ से जो सीखा अब तक वही की वही है, और उसलिए वो इस तरह के अल्फाज आते हैं। ये ज़रूर है कि एहसास अलग होता है, कई बार एक लफ्ज़ की परतें नज़र आती हैं,
जावेद साहब ने भी एक जगह कहा है कि अल्फाज के रंग होते हैं, लफ्ज़ों के रंग होते हैं, जो आपने कहा है एक जगह जो पढ़ रहा था मैं, और ये सही है कि उनके रंग पहचानने वाली बात है। और मुझे अल्फाज के कई शेड्स नज़र आते हैं, वो एक प्रिज्म की तरह हैं। प्रिज्म में जैसे किरण पड़ती है और कितनी तरह से उसके रंग निकल आते हैं, और मुझे उर्दू के अल्फाज बिल्कुल उसी तरह से अल्फाज नज़र आते हैं कि उसमें से प्रिज्म से निकलते हुए कलर्स हैं, जो जिसको छू जाए, जो जिसको नज़र आ जाए। तो इसलिए मैं, सही बात है। मेरा ख्याल यही पूछा था आपने। एक सेकेंड, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मुझे एक किस्सा, छोटा सा वाक़या है, वो याद आएगा, लेकिन वो मैं नहीं सुना सकता हूँ, वो शबाना सुना सकती हैं। वो जो एक धुन थी जो तुमने, तो आपको ज़रा फ़र्क समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये माइक वापस कर देना। शबाना जी, would you like to come here? जी, एक किस्सा है कि मैं एक धुन थी जो मेरे दिमाग में अटकी हुई थी, पता नहीं कहाँ से आई थी। ला 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 ला। तो मैंने गुलजार साहब से कहा अलग, आपको याद है ये वाक़या? और मैंने जावेद साहब से कहा अलग कि प्लीज़ इस पे कोई रोमांटिक बात लिख दीजिए। तो एक मिनट के अंदर, दोनों ने 1 मिनट के अंदर लिखी। तो हाँ, अलग, नॉट इन द सेम कमरा, हाँ, दे वर इन 2 डिफरेंट प्लेसेस। तो गुलजार साहब लिखते हैं, आजा रे पिया मोरे आका से कहूँ पिया रे मोरा लागे ना जिया। जावेद साहब कहते हैं, जा तो से नहीं बोलूं ओ जा रे तू ना मेरा सनम तू ना मेरा पिया। दैट्स द डिफरेंस। अब मैं अर्ज़ करूँ जावेद साहब की इस किताब में यही है कि वो झलकियाँ बड़ी खूबसूरत हैं। कोलाज है, ये बिल्कुल सही आपने फरमाया कि इसकी जो झलकियाँ हैं वो चुनी हुई हैं, इसलिए वो बहुत खूबसूरत लगता है। वो हालांकि पूरी शख्सियत अल्फाज में मैं एक तरह से कहूँ कि वो अल्फाज में आपको अगर आपकी शख्सियत को बता जाए तो वो महदूद हो जाती है, वो बढ़ती नहीं है। जी जी, ये ही इज़ बियॉन्ड वर्ड्स, कि वो मुकम्मल नहीं होती है बात, वो महदूद हो जाती है, कम होने लगती है, क्योंकि पूरी शख्सियत जो जानता है, क्योंकि मेरा ख्याल है मैं पूरा तो आज भी नहीं जानता, लेकिन बहुत जानता हूँ इनकी शख्सियत को, जावेद साहब की, इसलिए मुझे वो छोटी लगती है तो अच्छा है। वो झलकियाँ देखी हमने इस किताब में तो वो बहुत अच्छा लगा। एंड हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, मेरा हर 2 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद आपको कुछ खिल जाता है इनके साथ बात करने। 2 मिनट के बाद, 1.5 मिनट के बाद कुछ ना कुछ खिल जाता है, ये सही। अच्छा, मैं कहूँ कि मैं इजाज़त है, मैं अब आज बोलूँ जिस तरह से महसूस करता हूँ आपकी शख्सियत को, कि मैंने इन्हें लड़ते हुए नहीं देखा है, जोश में देखा, गुस्से में नहीं देखा। क्योंकि जब ये गुस्से की बात अपने जोश में करते हैं तो कहीं किसी जुमले में वो, मेरा ख्याल है वो ह्यूमर इनके अंदर जो पैदा होता है वो उससे प्रिक करते रहते हैं उससे, तो वो कभी भी झगड़े की शक्ल नहीं बनता। ये एक बड़ी कमाल की खूबी देखी है इनके बयान में, इनकी बातों में, कि बात करते हुए जोश से आपके खिलाफ बोलते हुए बीच में कोई एक जुमला आएगा जो विच क्रिएट्स अ ह्यूमर एंड इट्स नेवर एंग्री। वो अच्छा रूठ जाते हैं लेकिन नाराज नहीं होते, कुछ ऐसा लगता है रूठे हुए रूठ गए किसी, लेकिन सिस्टम से भी जब वो अपनी बातें टीवी पर भी करते हैं रूठ जरूर जाते हैं कि आपके ख्यालात सही नहीं है, ये समाज में ये नुकसान है और ये समाज के खिलाफ जा रही है और ये बात हरगिज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन रूठे हुए लगते हैं, वो उस पर गुस्सा नहीं कर रहे। वो ये कमाल की खूबी है इनकी बातचीत में, इनकी गुफ्तगू में, जो मैंने महसूस की। और दूसरी वो खुद बता चुके हैं, मेमोरी इनकी माशाल्लाह, मेरा ख्याल है
लाख 1.5 लाख शेर तो याद होंगे आपको, इतने तो होंगे, कम से कम लाख 1.5 लाख तो होंगे, 1 लाख तो होंगे, चलिए कुछ रियायत कर कुछ। मैं सिपी फिल्म्स में जब मुलाकात हुई, मैं तो मद्दा इनका वहीं से बन गया था, वहीं से एडमायर करने लगा इनके याददाश्त, इनका शौक़, इनका इश्तियाक, इनका चुनाव, इंतखाब अदब का, ज़बान का। अब नज़्म याद रह जाती है लोगों को, शेर याद रह जाते हैं, एक बार सुनते हैं तो इन्हें याद रहता है। अभी कुछ रोज़ पहले भी आज की पौध के लिखे हुए अशार इनसे सुन रहे थे कि उसमें चुनिंदा अशार क्या हैं, आज के शायर किस तरह बात कर रहे हैं, आज के नौजवान किस तरह लिख रहे हैं। और ये कृष्ण चंद्र का अफसाना पूरा सुना जाते थे, क्या बात, पूरा अफसाना उनका। मुझे मेरी याददाश्त नहीं है, उस तरह कह नहीं पाता, लेकिन जब ये सुनाते वो उस पैराग्राफ पे आते थे और कमाल करते थे कि अफसाना कृष्ण चंद्र का महालक्ष्मी के पुल। महालक्ष्मी तो मैं तुमसे इश्तराकी बनने को नहीं कहता, मैं तुम्हें कम्युनिस्ट होने को नहीं कहता, मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ तुम महालक्ष्मी पुल के इस तरफ हो या महालक्ष्मी पुल के उस तरफ। तो जब सुनाते थे तो नज़्म की तरह मसनवी सुना गए पूरी। ये बहुत बहुत कम क्या, मुझे तो और कोई नज़र भी नहीं आया जो इस तरह से मसनवी की तरह सुना दे और ये बात कर जाए। परछाइयाँ, मुन्नी कबीर आने वाली थी, मुन्नी कबीर ने मुझसे उसकी जल्द पीछी, तो मुझे साहिर साहब ने वो दी थी परछाइयाँ की कॉपी, तो मेरे पास थी महफूज अब तक। तो उन्हें वो साहिर साहब पर वो एक डायरी बना रही, उसमें परछाइयाँ फिल्म का जिक्र, मैं परछाइयाँ किताब का जिक्र आया तो मेरे पास एक थी, मैं कहा मैं ढूंढता हूँ, मैं निकाल लूँगा, है मेरे पास। तो मैंने ऐसे जिक्र किया, फ़ोन किया जावेद साहब को, तो मैं कहा किताब वो परछाइयाँ हैं आपके पास? नहीं आप कहिए तो मैं सुना देता हूँ पूरी किताब है परछाइयाँ। आप क्या पूछ रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं उसमें? वो परछाइयाँ आज भी याद है, आज भी किसी वक्त आप कहिए पूरा सुना देंगे। क्या बात है। हाँ, और मतलब कितने में मेरा जुड़ाव पता नहीं और किसका किस तरह है, लेकिन मेरा जुड़ाव मुझे लगता है कुछ अलग तरह से है। जावेद साहब मुझे बहुत अलग तरह से, मैं वो जादू और साहिर और जादू, वो एक वाक़या है, वो अभी नहीं सुनाना चाहता, वो उदास हो जाती है, लेकिन आपने ट्रांसलेट किया। जी हाँ, वो मुझे एक वाक़या सुनाया ऐसे बात करते हुए जावेद साहब ने, तो अब मैं वो वाक़या नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन इतना बताऊँ कि मैंने वो लिखा और लिखने के बाद मैंने इजाज़त चाहिए, मैं कहा मैं ये लिख लूँ। मैं उस ज़माने में कुछ बायोग्राफिकल शॉर्ट स्टोरीज़ लिख रहा था कि जैसे बायोग्राफिकल नॉवेल्स होते हैं, वाई नॉट ए शॉर्ट स्टोरी। तो मैं कुछ बायोग्राफिकल शॉर्ट स्टोरीज इस तरह की जो, तो उस तरह से जिसमें वाक़यात सही हो, नाम सही हो, जो वही बात हो जो हुई। तो जब वो वाक़या सुना ना, तो मैं कहा जावेद साहब मैं ये लिख लूँ? हाँ लिख लीजिए। इजाज़त मिल गई, मैंने लिखी, लिख के मैंने भेजी थी आपको ताकि अप्रूव करा लूँ, कोई गलत बात। तो उनका फ़ोन आया मुझे, कहने लाल साहब हद कर दी, आपने मेरी ही बात पे मुझे रुला दिया। आई रिमेंबर दैट हैपन। आप वो है वो लिखे, तो ये इट्स एन व्हाइल आई एम टॉकिंग ऑल दिस, इट्स इन द बुक एंड बियॉन्ड द बुक। आपकी जादूनामा, ये जादू जो उसमें है किताब में और जादू के बाहर भी, उस किताब के बाहर जी। अब हम एक इंटरेक्शन रखते हैं, आप लोग भी इनसे पूछिए, बात करें, अच्छा रहेगा अगर एक अच्छी सी बात हो। एक चीज़ और ऐड कर देना चाहता हूँ, साहिर साहब के साथ इनका जो रिलेशनशिप है वो बड़े कमाल है। साहिर साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया था कि विविध भारती पे जब गाने आते थे तो उसमें गायक का नाम होता था और संगीतकार का नाम होता था।
सिर्फ उतना। साहिर साहब ने प्रोटेस्ट किया और ये कि गाने राइटर्स एसोसिएशन पे पास करा कि ये गाने नहीं दिए जाएंगे रेडियो पर, वो वहाँ नहीं जाएंगे जब तक गीतकार का नाम नहीं देंगे, और वो गीतकार का नाम शामिल हुआ साहिर साहब की वजह से। जावेद साहब जब राज्यसभा के मेंबर थे, ये आदमी अंडरस्टैंड एवरी मूव ऑफ पॉलिटिक्स विदाउट बीइंग अ पॉलिटिशियन। करेक्ट। ये कमाल है जावेद साहब आपका, वो समझते हैं पूरी पॉलिटिक्स, बट ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। और ये राज्यसभा के मेंबर जब हुए, इन्होंने वो काम किया जो बहुत बड़ा साहिर साहब से भी आगे का। इन्होंने जो कॉपीराइट हर हिंदुस्तान के हर जबान के हर शायर, हर अदीब, हर राइटर के लिए वो सांकल जो ब्रिटिश पीरियड से चली आ रही थी, जो अभी तक छूटती नहीं थी, कहीं ना कहीं हाथ में कहीं गले में पड़ी हुई थी, उससे आज़ाद करवाया हिंदुस्तान के हर राइटर को, हर शायर को। और ये बहुत बड़ा काम है आपका। आई विश यू हैड कि आप इसकी तफसील अगर बयान करते तो इस किताब में महफूज हो जाती, ताकि वो तारीख के लिए सरद रहे पूरी तफसील के कैसे पहुँचे आप वहाँ तक। शुक्रिया, सॉरी आप वो जो आज जिन शहरों में आप रहे हैं उनका भी थोड़ा हाथ रहा है। लखनऊ में अदब सिखाया जाता है, मुंबई में हम सीधी बात करते हैं, लेकिन वेस्टर्न यूपी में अलीगढ़ में क्या होता है, थोड़ा कटाक्ष, थोड़ा सेटायर का इस्तेमाल होता है। किसी ने दरवाजे पे खटखटाया, सामने से कोई निकला, बोला अरे मैयत तो उठी नहीं हमारी, आप कैसे आ गए? तो वो बात वही होती है लेकिन ज़रा नमक मिर्च लगा के, तो कॉन्वर्सेशन ज़रा स्पाइसी हो जाता है। तो जावेद साहब की एक अच्छी बात यह है कि वो उसी बात को एक ऐसे अंदाज में आपसे कहेंगे कि आप 5-10 मिनट तक उसी पे सोचते रहें कि वाह ये जुमला ये लाए कहाँ से। तो वो कॉन्वर्सेशन स्किल्स कुछ ऐसी हैं जो ख़ास तौर से पार्लियामेंट में जब हमने इनकी देखी तो हम वाह वाह करते रह गए। और अफसोस कि इस वक्त इस संसद में नहीं है, उन्हें होना चाहिए था, ऐसे लोगों को होना चाहिए। माइक हम देते हैं आपको और प्लीज़ फील फ्री टू कन्वर्स डायरेक्टली। जी आदाब, मेरा नाम वजीहुद्दीन है, मैं जर्नलिस्ट हूँ। गुलजार साहब ने कहा कि झगड़ा नहीं करते, आप लड़ाई नहीं करते, लेकिन मुझे याद आता है किसी बॉम्बे में कई साल पहले डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया की किताब का इजरा हो रहा था, खुशवंत सिंह भी वहाँ थे और वहाँ बात खुदा की चल रही थी, डिस्कवरी ऑफ गॉड की बात हो रही थी। तो खुशवंत सिंह को डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया ने कहा था कि तुम जो है खुदा से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, हैव पीस विथ गॉड एंड आई विल प्रॉमिस अ प्लेस इन जन्नत। अब न खुशवंत सिंह है न रफ़ीक ज़करिया है, मैं तो जन्नत की ज़मानत नहीं दे सकता आपको, लेकिन बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, जो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ इस महफिल में, कि खुदा से आपका झगड़ा क्यों हो, कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे क्या राज है जो आज तक आपसे खुदा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सका। सर वो जन्नत में मेरे फेवरेट फ्रूट्स नहीं है, केला वहाँ मिलता नहीं है जो मेरा सबसे अमरूद नहीं है वहाँ, तो जो मेरे फेवरेट फ्रूट्स हैं वो जन्नत में नहीं, तो हो सकता है कि जहन्नुम में हो, तो मैं इसलिए जन्नत जाने की कभी कोशिश नहीं करता। लेकिन लड़ाई आइडियोलॉजिकल है, ये बात तो सही है। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं ऑन अ स्लाइटली मोर सीरियस नोट कि व्हाई आर यू एन एथीस्ट, आप नास्तिक क्यों हैं? मेरा बहुत सिंपल जवाब है, बिकॉज आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इस वजह से। जी सर, माइक देखिए। अभिजात सर, जब शबाना जी पढ़ रही थी तो उन्होंने एक लाइन पढ़ी कि 5 डेकेड्स पहले आपने तय कर लिया था कि आप अमीर बनोगे, तो इस प्रोसेस में आपने हमें कितना अमीर किया है उसका आपको अंदाज़ा है क्या? क्योंकि आपके डायलॉग हमारे डीएनए में है। आज भी कोई नया स्क्रीन पे लिखते तो सबसे पहले दीवार और शोले पढ़ ही लेते हैं। विट जो है वो बर्नार्ड शॉ और ऑस्कर वाइल्ड के लेवल की है। अभी जो आप दोनों बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था हम विंबलडन फाइनल देख रहे हैं, फेडरर और नडाल की। आप चारवाक के डिसेंडेंट है सर मेरे हिसाब से। और गुलजार साहब ने जो बताया कि ह्यूमन राइट्स और आर्टिस्ट के राइट्स दोनों के लिए इतना संघर्ष किया है, और आप दोनों में
शायद कंफ्यूजन लोगों को होता होगा क्योंकि आप दोनों एक दो ही है जो साहिर साहब और शैलेंद्र साहब के क्लियरली डिसेंडेंट्स है। तो ये जो रिचनेस है पूरी, ये जो रेंज है, जो अनबिलीवेबल, जो वर्ल्ड में शायद अनबिलीवेबल, इसका कोई पैरेलल नहीं होगा। तो आप मेरे मास्टर है क्लियरली। आपके मास्टर्स कौन है? आपका जो इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ जीवन से है या कोई खास लोग हैं जिससे आप इन्फ्लुएंस्ड है? देखिए, अगर आप एक जगह से लेते हैं आप, तो यू आर अ प्लेजरिस्ट, और अगर 25-30 जगहों से लेते हैं देन यू आर अ रिसर्च स्कॉलर। सो आई एम अ रिसर्च स्कॉलर। फैक्ट यह है कि अगर हम अपना ऑन अ मोर सीरियस नोट, अगर हम अपना दिमाग खुला रखें तो कौन है अच्छा राइटर या अच्छा पोएट, वो किसी भी ज़बान का हो, किसी दौर का हो, किसी ज़माने का, जिससे हमें कुछ सीखने को नहीं मिल सकता। कौन से अच्छा प्रोज राइटर है स्टैंडर्ड का, जिससे हमें कुछ सीखने को नहीं मिल सकता। लेकिन ये कि कभी कभी लोग वो जो भक्त हो जाते हैं वो बड़ी गड़बड़ है, कहीं भी नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा ख्याल है। तो उसमें ये होता है कि हम एक आदमी की बाज़गश, जैसे एको कहिए, वो हो जाते हैं, तो फिर आवाज़ नहीं बन पाते। ज़रूरी ये है कि हम अच्छी बातें बहुत लोगों से सीखें। तो फिर जब हम 10 जगह से 10 पोइट से मुतासिर होंगे, 20 पोइट से मुतासिर, जब हम 20 बड़े बड़े राइटर्स से मुतासिर होंगे, तो हमको फिर उस सब मिल के वो अमलगमेट होके एक नई आवाज़ बनेगी जो आपकी अपनी होगी। देन यू वोंट बी एन एको, यू विल बी अ वॉइस। ये ज़रूरी है। तो मेरी खुशकिस्मती यही है कि मुझे ये सब देखने को, पढ़ने को मिला। जिस माहौल में था, जिन जिन जगहों पे गया वहाँ था, तो वो चाहे क्लासिकल पोइट्री हो या प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट की पोइट्री हो या मॉडर्न हो या पोस्ट मॉडर्न हो, मैंने कभी ये नहीं सोचा अरे साहब ये तो ख़राब लोग हैं। हर जगह अच्छी पोइट्री और अच्छे पोइट्स हमें मिलते हैं। राइटर्स में क्लासिकल, मैं जब कॉलेज जाता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में जाके स्टूडेंट से बात करता हूँ, तो मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि तुम क्लासिक्स पढ़ो, लेकिन अगर तुमने सिर्फ क्लासिक्स पढ़े तो वक्त से पहले बुढ़े हो जाओगे। इसलिए तुम जो रेलवे स्टेशन पे पेपर बैग्स मिलते हैं, थ्रिलर्स मिलते हैं जो मिल्स एंड बून्स की हैं, वो जेम्स हार्टली जो है, अर्ल स्टैनली गार्डनर जो है, तुम वो भी पढ़ो जब तुम बैल्ज़ैक को पढ़ रहे हो, टॉल्स्टॉय को पढ़ रहे हो, ताकि तुम में एक खिलंडरापन भी बाकी रहे, एक लाइट हार्टेडपन भी रहे, और वो संजीदगी और डेप्थ भी आए जो तुम्हें बैल्ज़ैक देगा या टॉल्स्टॉय देगा या हेमिंग्वे देगा। तो अगर सिर्फ हम वो पढ़ने लगे कम उम्र में, तो हम बहुत जल्दी हमारे दिमाग के बाल सफ़ेद हो जाएंगे, सर के हो ना हो। तो जी, तो ये असल में कुछ ऐसा मेरे साथ रहा। तो मैंने डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ता रहा और डिफरेंट सोर्सेज से मुतासिर हुआ, वो चाहे क्लासिकल पोइट्री हो या फोक पोइट्री हो। अच्छा, हम लोग फोक को ज़रा नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ लिरिसिस्ट होने के लिए गुलजार साहब मुझसे बेहतर बता सकेंगे। आपको कोई ग्रेट पोएट है नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन वर्सटिलिटी चाहिए आप में। और वर्सटिलिटी सिर्फ आती है जब आप एक्सपोज हुए हैं हर तरह की ज़बान, हर तरह के लिटरेचर। तब आपको अगर किसान का गाना लिखना है तो एक तरह लिखेंगे, और एक मुग़ल बादशाह का गाना लिखना है तो दूसरी तरह लिखेंगे, और एक रॉक स्टार का गाना लिखा है तो तीसरी तरह लिखेंगे, और अगर एक घरेलू सीधी सी औरत जो एक भजन गा रही है उसका, तो आपके पास वो वोकेबलरी, वो रेपर्टोयर आपका जो है उसमें सब कुछ होना चाहिए। तो एक से मुतासिर होगे तो बर्बाद हो जाएंगे आप, वो नहीं चलेगा। तो ये मेरा ख्याल है। तो अच्छी बात ये है कि हम, और मैं समझता हूँ जो भी आज हैं उनमें खूबी यही होनी चाहिए कि अब भी क्या हुआ है, इस जनरेशन को उसका इनटेक उतना नहीं है जितना आउटपुट है। तैयारी एक जो म्यूज़िक की होती है, लफ्ज़ है म्यूज़िक में तैयारी, वही शायरी में भी है, वही स्क्रिप्ट राइटिंग भी है, वही डायलॉग राइटिंग में भी है। तैयारी थोड़ी कम है, टैलेंट कम नहीं है, तैयारी कम। मैं लास्ट से माफ़ कीजिए, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं राजदीप सरदेसाई,
अब वो अंग्रेज़ी के जर्नलिस्ट हैं, तो बीच में उन्हें ख्याल आया शायद कि भाई मैं इतना कामयाब अंग्रेज़ी का जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं हिंदी में भी एक अगर इंटरव्यू वगैरह किया करूँ तो और भी ऑडियंस तक पहुँचूँगा। तो उन्होंने हिंदी में एक शुरू किया और मेरी किस्मत के पहला आदमी मैं था। तो वो जैसे भी अपनी ज़बान से थोड़े अटक के कूद के फांद के सवाल कर रहे थे, आखिरी सवाल उनका, चूँकि अभी आपने आखिरी सवाल का, उससे मुझे याद आया, कहना जावेद साहब आपको इतने अवार्ड मिल गए, आपकी फिल्में इतनी चल गई, गाने सुपरहिट हो गए, आपकी पोइट्री अप्रिशिएट हो गई, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश? तो मैंने कहा कि राजीव साहब ये इस इंटरव्यू के बाद आप मुझे फांसी देने वाले हैं या गोली मारेंगे? तो चलिए साहब, आखिरी सवाल का आखिरी जवाब। हो गया नहीं, एक सेकेंड, मैं इस पे एक ऐड कर दूं। हमारी एक टीचर थी, उनका अंग्रेजी में थोड़ा हाथ कमज़ोर था, तो मैंने उनसे बोला, मैम हैव यू सीन क्रिस्टोफर सर? उन्होंने बोला या ही जस्ट पास्ड अवे। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जावेद साहब और गुलजार साहब दोनों ने साहिर लुधियानवी साहब का खूब जिक्र किया और क्या अच्छी गुफ्तगू हुई। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि साहिर का जो मिसरा है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, इसको कैसे डिफाइन आप दोनों करेंगे? आपका सवाल अच्छा है, लेकिन एक बात याद रखिए कि हर नज़्म या हर शेर या हर गज़ल जो है वो शायर ने एक ख़ास मूड में लिखी है, ख़ास लम्हे में लिखी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि अब यही उसकी ज़िंदगी का यकीन है। तो वो उस लम्हे को उसने कैप्चर किया है जब उसकी ये फीलिंग थी। अब इसी शायर ने वो भी गाना लिया, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे कि जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। तो अब ये भी उसने लिखा है, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। अब ये तो वो आदमी नहीं है जो कह रहा है कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, एक पॉजिटिव थिंग। तो लम्हे की बातें होती हैं, वो अलग अलग लम्हे में एक शायर, एक अदीब कुछ महसूस करता है, उस लम्हे को कैप्चर कर देता है और उन्हें अल्फाज दे देता है जो शायद हम जैसे आम लोग ना दे पाते। तो अब हमें जब उस मूड में हम जाएं, जब हमारे पास वो लम्हा आए तो ये मिसरा काम आएगा। जब हम किसी दूसरे मूड में हो तो उसी शायर का कोई दूसरा मिसरा काम आ जाएगा। तो ये देखिए कि क्या ये बात जो कही जा रही है वो यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन एक पल की हकीकत है। तो ये बात कितनी अच्छी तरह कही गई। गुलजार साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी, ये आखिरी सवाल का आखिरी जवाब था। अच्छा, ये कमाल ये है कि हम लोग यहाँ जमे इसलिए हुए हैं, इन्होंने मुझे याद दिलाया, मैं भूल गया था कि एक किताब है जादूनामा जिसको ये रिलीज करने वाले हैं। ये बात हम सबके दिमाग से निकल गई, तो अब उसमें करवा दीजिए जो होना है। और मैं चाहूँगा कुछ और लोग भी स्टेज पे आएँ, और वो एक होता है सब किताब लिए खड़े, तो उससे मालूम हुआ ना किताब काफ़ी पॉपुलर है। आइए तब्बू जी, फरा जी, जोया जी। अच्छा, पहले हम कर ले फिर, चलो ठीक है, वरना कंफ्यूजन हो जाए किसके बारे में। दो बार